नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अम्मा हम आपके बिना कैसे रहेंगे। चलिए सुनते हैं कहानी को। विशाल का तबादला मुंबई में हुआ तो राशि ये सोचकर खुश हो रही थी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। विशाल ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर पत्नी और बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई व एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग ना होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई और बैठने का स्थान बना लिया था। राशि ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहाँ से उसे समंदर दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झोपड़ियाँ ही दिखाई देती है। विशाल राशि को चिढ़ाता था, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो राशि नाक सिकुड़ लेती थी। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो राशि को उससे भी मछलियों की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। राशि के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई थी। नीचे जाकर साग सब्जी खरीदना, बनाना और 3 वर्ष के बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके विशाल के पसंद का खाना बनाना अब राशि के वश में नहीं था। विशाल भी रात को अक्सर देर से ही लौटता था। विशाल ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में ना सोने की जगह है न बैठने की। विशाल ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर राशि को कोई पसंद नहीं आई। विशाल ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयाँ आई और चली गई। एक सुबह एक अधेड़ उम्र की औरत ने आकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। विशाल व राशि दोनों उसे ही देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वो औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुई थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊँगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? लता। देखो लता, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसीलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। राशि बोली, बीबी जी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लता ने प्रति माह 3,000 वेतन मांगा, पर थोड़ी ना नुकर के बाद वो 2,500 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वो काम पर लग गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कड़ी चावल बनाए और बिट्टू की मालिश करके उसे नहलाया। विशाल और राशि दोनों ही लता के काम से बेहद प्रभावित हो गए। यद्यपि उन्होंने लता से उसका पता तक भी नहीं पूछा था और लता शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। विशाल और राशि आश्वस्त होते चले गए जैसे लता उनकी माँ हो। दोनों उनका सम्मान करने लगे। लता परिवार के सदस्य की भांति ही रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, बिट्टू को रिक्शे तक छोड़कर आना, विशाल को 9 बजे तक नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करके देना, राशि को फलों का रस निकाल कर देना, ये काम लता हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। लता वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। राशि ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भारतीय अचार चटनी बनाने सीखे। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है। एक दिन मजाक में राशि ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। राशि मुस्कुराती हुई मन में सोचती रहती थी कि उसे तो बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए राशि को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो लता रात को अस्पताल में रहने लगी। विशाल और अधिक अस्वस्थ हो गया। उसने माँ को फ़ोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ लता ने सब कुछ संभाल लिया है। राशि को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन राशि नन्ही सी बिटिया को लेकर घर लौट आई। लता ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लेटा दिया और हरीरा बनाकर राशि को पिलाया।
लता माँ, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी, मैं कृतज्ञ हूँ। राशि बोली थी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। विशाल ने भी लता की खूब प्रशंसा की। एक शाम विशाल, राशि बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गए तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 12 बज गए थे। घर में ताला लगा देखकर दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला। आसपास और नजरें दौड़ाकर लता को तलाश करने लगे। चिंता की बात ये थी कि लता बिट्टू को भी अपने साथ ले गई थी। विशाल, राशि के मन में लता के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। राशि बोली, ये लता भी अजीब है, एक रात यहीं रुक जाती तो क्या हो जाता। बिट्टू को क्यों ले गई? बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं लता का घर किस प्रकार का होगा, बिट्टू चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के पश्चात जब सुबह होने पर लता अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो राशि रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। विशाल को भी यही लग रहा था कि लता ने जानबूझकर ही बिट्टू का अपहरण किया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। लता के प्रति शक बढ़ने का कारण ये भी था कि वो प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। राशि के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और कारण पूछने लगे। फिर सब लोग विशाल को पुलिस को सूचित करने को सलाह देने लगे। विशाल को भी यही उचित लगा। वो बिट्टू की तस्वीर लेकर पुलिस थाने पहुंचा। लता के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई और वो लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और राशि से पूछताछ करने लगे। राशि रो रो कर लता के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले विशाल व राशि का दोष निकालने लगे कि उन्होंने लता का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, ना उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त ये सब सावधानियां आवश्यक हुआ करती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अकस्मात लता आ गई। सब भौचक्के से रह गए। हमारा बिट्टू कहाँ है? विशाल और राशि एक साथ बोले। लता की रंगत उड़ी हुई थी जैसे रात भर सो न पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वो हक्की बक्की रह गई। बताती क्यों नहीं, कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले लता को डांटने लगे। अस्पताल में। लता रोने लगी। हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो बिट्टू सीढ़ियों पर से गिर पड़ा था। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्किट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली, मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। लता रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं बिट्टू को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने, लता माफ़ कर दो हमें, हमने तुमको गलत समझ लिया था। विशाल और राशि लता के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लो, पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। विशाल, लता, कुछ पड़ोसी वो पुलिस वाले लता के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ बिट्टू को देखकर दंपति को राहत मिली। बिट्टू के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि लता ने अपने कानों के सोने की बालियां बेचकर बिट्टू के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया है, अब मैं जा रही हूँ। विशाल और राशि दोनों लता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ़ कर दो ना, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। लता भी खुश हो गई थी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं,
तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन लता ने आग्रह किया तो विशाल और राशि उसके साथ गए। वो एक साधारण वृद्धाश्रम था जिसके बरामदे में लता का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि लता अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाग जाग कर वहाँ रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा भी करती है। अब विशाल और राशि के मन में लता के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। लता के जीवन की प्रत्येक राज एक एक करके खुलते गए। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वो अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। संघर्ष ही तो जीवन है। लता मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, कुछ लोगों का जीवन हमेशा मुश्किलों और परेशानियों से भरा हुआ होता है, फिर भी वो लोग हर हालात का सामना करते हुए खुशी से जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों की हमें भी कदर करनी चाहिए। लता के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।